हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। 20 क्वेश्चन करेंगे पॉलिटिकल साइंस में और आपका एग्जाम जैसा कि धीरे धीरे आपके पास आता जा रहा है और आपके पास समय बहुत कम है। जितना हो सके उतना स्टडी पे अपने फोकस करिए यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम निकालने के लिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट आदि करते रहिए और तैयारी भी अपने करते रहिए। ठीक है, और शुरू करते हैं 20 क्वेश्चन। और क्वेश्चन पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और नए हैं अगर तो पहले की वीडियो भी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? ठीक है, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत। राइट ऑप्शन ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, देखिए संविधानों की दुनिया में ब्रिटिश संविधान का जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और मुनरो ने लिखा है। किसने? मुनरो ने। मुनरो ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान संविधानों का जनक है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है? ब्रिटिश जो संविधान है वो क्या है? वो संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसद संसदों की जननी है। ये पूरी इनकी परिभाषा है। और अन्य देशों की विधानसभाओं की चाहे कोई भी संज्ञा हो, पर इनका उद्गम जो स्रोत है वो एक ही है और वो है ब्रिटिश। ठीक है, और राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। और ब्रिटिश संविधान को मातृ संविधान भी कहा जाता है, इस बात का भी ध्यान रखिए। ठीक है, इसे मातृ संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि जननी कहा जाता है तो कभी जननी पूछ सकता है, या ब्रिटिश किसको मातृ संविधान कहा जाता है ये भी पूछ सकता है। तो ये भी ध्यान रखें, मातृ संविधान संसदों की जननी, संविधानों का जनक आदि कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में नीति निर्माण को लेकर विपक्ष के अधिक प्रभाव को ए लिचफर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया गया। औपचारिक, अनौपचारिक शक्ति पृथक्करण, शक्ति का विभाजन, शक्ति का बंटवारा, शक्ति का प्रत्यायोजन। राइट ऑप्शन आपका यही हो जाएगा, अनौपचारिक शक्ति पृथक्करण। ठीक है, ए लिचफर्ड एक डच अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक है। ठीक है, डच अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक है जो तुलनात्मक राजनीति, चुनाव और मतदान प्रणाली, लोकतांत्रिक संस्थानों और जातीयता तथा राजनीति में विशेषज्ञता रखते हैं। ठीक है, और ठीक है, संसदीय प्रणाली में नीति निर्माण को लेकर विपक्ष के अधिक प्रभाव को लिचफर्ड द्वारा अनौपचारिक शक्ति पृथक्करण निर्दिष्ट किया इन्होंने। ठीक है, और राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने संघीय व्यवस्था को, ठीक है, स्वशासन और साझा नियमों के रूप में परिभाषित किया है? केसी पियर, डेनियल एल्जार, एस रॉक्सन, एडवर्ड सिल। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डेनियल एल्जार। ठीक है, देखिए संघवाद क्या है? सरकार का वह रूप है जो शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य करता है। ठीक है, और संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को क्या करता है? उसे साझा करता है। ठीक है, और संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है क्योंकि इसमें स्वशासन, ठीक है, इसमें स्वशासन तथा साझा शासन की क्या होती है? व्यवस्था होती है। और डेनियल एल्जार ने संघीय व्यवस्था को स्वशासन और साझा नियमों का योग के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सरकार की संसदीय प्रणाली का उदाहरण नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस, कनाडा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा रूस। संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली होती है, ठीक है, जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका यानी संसद से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व, ठीक है, उत्तरदायित्व लिए रहती है। और इस प्रणाली में राज्य तथा सरकार के दो अलग अलग प्रमुख होते हैं, जैसे
भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा आदि देशों में क्या है, यहाँ पे संसदीय प्रणाली है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किन देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है? स्वीडन में, नॉर्वे में, इंग्लैंड, जर्मनी। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। फर्स्ट स्वीडन, सेकंड नॉर्वे, थर्ड इंग्लैंड, जर्मनी में नहीं है। ठीक है, तो एकात्मक शासन प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें राज्य की संपूर्ण जो शक्ति है वो क्या होती है, एक ही सरकार में निहित होती है। ठीक है, एक ही सरकार में निहित होती है और वह सरकार क्या होती है, केंद्र सरकार कहलाती है। ठीक है, और इस प्रकार की शासन प्रणाली में स्थानीय स्तर पर शासन का संगठन तो किया जाता है, परंतु इनकी स्थिति प्राप्त होती है। और उल्लेखनीय है कि जैसा कि स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, ये एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देश हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। 6 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस विद्वान ने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की आलोचना की और कहा कि दोहरी लोकतांत्रिक वैधता मतदाताओं को भ्रमित करती है और जवाबदेही को रोकती है? रॉबर्ट डहल, जे रॉबिन्सन, जुआन जोन्स लिंच, ए वाटसन। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जुआन जोन्स लिंच। ठीक है, तो जुआन जोन्स लिंच स्टोर्च क्रोशिया एक स्पेनिश समाजशास्त्री और राजनीतिक वैज्ञानिक थे। स्पेनिश थे ये। ठीक है, समाजशास्त्री थे, वैज्ञानिक, राजनीतिक वैज्ञानिक थे। ठीक है, और जो तुलनात्मक राजनीति में विशेषज्ञता रखते थे, और इन्होंने अध्यक्षात्मक व्यवस्था की आलोचना की और कहा कि दोहरी लोकतांत्रिक वैधता मतदाताओं को क्या करती है, वो भ्रमित करती है। ठीक है, भ्रम में डालती है और जवाबदेही जो है उसको क्या करती है, वो रोकती है। ठीक है, 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है? जीन बोदा, निकोलो मैकियावेली, बर्टन रसेल, मॉन्टेस्क्यू। और राइट ऑप्शन डी हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है और मॉन्टेस्क्यू ने अपनी इसी पुस्तक में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है। जो यही पुस्तक है, जो कई बार क्वेश्चन इस तरीके का आया है सामने हमारे, शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो इसी में दिया है, स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आपका जो है डी। ठीक है, तो इसी में इन्होंने पृथक्करण का सिद्धांत किया है और मॉन्टेस्क्यू ने इसी सिद्धांत के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यात्म शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, सरकार की एकात्मक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में सर्वाधिक प्रभावी है। दूसरा पॉइंट है, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से शक्ति स्थानीय इकाइयों को प्रत्यायोजित की जाती है। तीसरा है, इसमें एकल विधि निर्माण निकाय होता है। और चौथा है, स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां संविधान से अपनी शक्ति नहीं प्राप्त करती है। राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदात्मक शासन की विशेषता नहीं है? नाम मात्र का अध्यक्ष, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, व्यवस्थापिका का घनिष्ठ संबंध, सामूहिक उत्तरदायित्व। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल। ठीक है, संस्थात्मक जो शासन प्रणाली होती है, ठीक है, उसमें कार्यपालिका का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, देखिए संस्थात्मक शासन जो है उसकी विशेषताओं में नामात्र का अध्यक्ष, राज्य का प्रधान नामात्र की कार्यपालिका होती है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका क्या होती है, मंत्री परिषद होती है। ठीक है, और व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। ठीक है, जहां व्यवस्थापिका अविश्वास का प्रस्ताव पास कर कार्यपालिका को उसके पद से हटा भी सकती है। ठीक है, अब देखते होंगे अविश्वास का प्रस्ताव जब पास होता है। और वहीं दूसरी ओर कार्यपालिका यदि यह सोचती है कि व्यवस्थापिका जनता के हितों का सही रूप में प्रतिनिधित्व कर रही है, तो वह कार्यपालिका के, ठीक है, औपचारिक
प्रधान को व्यवस्थापिका के विघटन का परामर्श भी दे सकती है, ठीक है। और अगर उसे ये लग रहा है, और सामूहिक उत्तरदायित्व यानी सभी मंत्री सामूहिक रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। और कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, और इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका का जो कार्यकाल होता है वो निश्चित नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कार्यपालिका उसी समय तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक कि उसे व्यवस्थापिका का विश्वास मिलता रहता है, ठीक है, विश्वास प्राप्त होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा विशेषता क्या नहीं, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं, ऑस्ट्रेलिया संघीय सरकार, संयुक्त राज्य अमेरिका संघीय सरकार, फ्रांस एकात्मक सरकार, कनाडा एकात्मक सरकार। और राइट ऑप्शन है कौन सा सुमेलित नहीं है, कनाडा एकात्मक सरकार। देखिए कनाडा में एकात्मक सरकार नहीं बल्कि दोहरी सरकार है, ठीक है, और एक केंद्र की सरकार और दूसरी क्या है, इकाइयों की। और वहां संघीय शासन प्रणाली होने के कारण शक्तियों का विभाजन, यहाँ पे क्या है, संघीय शासन प्रणाली है, और जो शक्तियों का विभाजन है वो संघ और राज्यों के मध्य किया गया है, ठीक है, और उसी के अनुरूप सरकारें अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करती हैं। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अध्यात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, गवर्नर। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। देखिए अध्यक्षीय शासन प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली, ठीक है, या राष्ट्रपति प्रणाली एक गणतांत्रिक शासन प्रणाली होती है जिसमें राज्य प्रमुख यानी सरकार प्रमुख और राष्ट्र प्रमुख यानी राज्य राष्ट्राध्यक्ष जो होता है एक ही व्यक्ति होता है, ठीक है। और इस प्रणाली में समस्त कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। और अमेरिका और लैटिन अमेरिका देशी जैसे जो भी देश हैं इसमें अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, वहां पर राष्ट्रपति सर्वशक्तिशाली होता है। 12th क्वेश्चन है, कथन और कारण। कथन है भारत में संघवाद व्यवहारिक नहीं है, कारण है भारत एक संघीय राज्य नहीं है, ठीक है। तो क्या हो सकता है बताइए। देखिए ये तो सही है कि भारत में संघवाद व्यवहारिक नहीं, लेकिन भारत एक संघीय राज्य है, ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए भारत संघवाद व्यवहारिक नहीं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, ठीक है, कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का, अभी इस बात पे काफी वो भी हो रहा था, अभी आपने पिछले दिनों न्यूज में देखा होगा कि जो है इंडिया की जगह भारत यूज होगा। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, संघ होगा, ठीक है, ठीक है, यूनियन ऑफ द स्टेट्स, ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। तो यूनियन ऑफ द स्टेट्स यानी राज्यों का संघ होगा। और भारत में संघीय शासन प्रणाली का पहला प्रयोग भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा किया गया, और इसमें पहले नेहरू रिपोर्ट, जो कि नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, 1928, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट भी संघीय प्रावधानों का स्पष्ट समर्थन किया गया था इसमें भी। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघ को सहकारी संघवाद कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है, ग्रेनविल ऑस्टिन, ठीक है, इन्होंने कहा है सहकारी संघवाद कहा है, किसको, भारत को, ठीक है। और पॉल एपलबी है जो, पॉल एपलबी, इन्होंने भारतीय संघ को केंद्रीकरण की मजबूत प्रवृत्ति के साथ साथ संघ कहा है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है, नोट कर ले चाहे, भारतीय संघ को केंद्रीकरण की मजबूत प्रवृत्ति के साथ साथ संघ कहा है इन्होंने। केसी हियर, इन्होंने क्या कहा है, भारतीय संघ को अर्ध संघ कहा है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीजें बता रही हूँ, अगर एक बार में नहीं आपने नोट किया है तो दोबारा वीडियो जरूर सुन ले और उसे नोट कर लें। देखिए केसी हियर, इन्होंने क्या कहा है
इन्होंने भारतीय राज्य को अर्ध संघ कहा है, ये बहुत बार पूछा है टीजीटी पीटी में, ठीक है। तो भारतीय केसी हियर ने कहा है अर्ध संघ। आइवर जेनिक्स है, आइबर जेनिंग्स, इन्होंने कहा है भारतीय संघ को अत्यंत संघीय कहा है। इन्होंने क्या कहा, अत्यंत संघीय कहा है, ठीक है। और अलेक्सेंड्रोविच ने कहा है भारतीय संघ की व्यवस्था में राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी गई, ठीक है। एक बार मैं और बोल देती हूँ, जरूर नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए पहली बात, भारत में संघवाद व्यवहारिक नहीं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी यूनियन ऑफ द स्टेट्स। दूसरी बात, भारत में संघीय शासन प्रणाली का पहला प्रयोग भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया। इससे पहले 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट हुई, नेहरू रिपोर्ट के समय भी संघीय प्रावधानों का स्पष्ट प्रावधान किया गया। ग्रेनविल अस्टिन जो है उन्होंने, ठीक है, ग्रेनविल अस्टिल ने सहकारी संघवाद कहा है, ठीक है। पाल एपलबी ने केंद्रीकरण की मजबूत प्रवृत्ति के साथ संघ कहा है। केसी वियर ने अर्ध संघ कहा है, केसी वियर का बहुत बार पूछा है और पाल एपलबी का भी पूछा हुआ है। आइवर जेनिक्स ने भारतीय संघ को अत्यंत संघीय कहा है। और अलेक्सेंड्रोविच, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, ये अलेक्सेंड्रोविच, ठीक है, इन्होंने कहा है भारतीय संघ की व्यवस्था में राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी गई है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो भी है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? कुलीनतंत्र, संसदीय, राजशाही, तानाशाही। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा, संसदीय, ठीक है। तो संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार और वेस्ट मिनिस्टर, ठीक है, सरकार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और संघीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय और सहयोग के सिद्धांत पर आधारित होती है, ठीक है, समन्वय व सहयोग, ठीक है, के आधार पर आधारित होती है। 14 क्वेश्चन है, संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है आनुवंशिक व्यक्ति, निर्वाचित प्रतिनिधि, मनोनीत या संवैधानिक प्रावधान। और ये क्वेश्चन 2016 यूपी टीजीटी में आया हुआ है, ठीक है, यूपी टीजीटी में आया हुआ है, ये 2016 में आया हुआ है। और मार्च में पेपर हुआ है फिर जो इसका टीजीटी का, उसमें भी आया हुआ है, ठीक है। ये आया हुआ है 2019 में भी आया हुआ है, ठीक है। तो 2016 और 2019 दोनों में पेपर पूछा हुआ है या क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। तो ये राइट ऑप्शन जो इसका आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक प्रधान, ठीक है। राज्य का प्रधान कौन होता है? संवैधानिक प्रधान। तो संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान संवैधानिक जो है प्रधान होता है। और यदि यदि राज्य देश स्तर पर अगर देखा जाए तो प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, क्योंकि मेन तो वही है, राष्ट्रपति होते हैं अगर राष्ट्र स्तर पर हम देखते हैं। लेकिन राज्य स्तर पर प्रमुख जो है, जबकि राज्य स्तर पर राज्यपाल होते हैं, आपने देखा है, ठीक है। जबकि वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होते हैं। जैसे राज्यपाल, राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं और वैसे प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, संवैधानिक प्रधान। लेकिन इसे भी राइट ऑप्शन माना गया है। और ये पेपर, एक क्वेश्चन जो आया हुआ है, इसे आयोग ने, ठीक है, आयोग ने इसे ऑप्शन बी माना है, यानी निर्वाचित प्रतिनिधि माना है। कायदे अनुसार तो यही सही है, लेकिन देखिए आयोग ने क्या माना है, आयोग ने इसे बी माना है, निर्वाचित प्रतिनिधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता है? अस्थिरता, अनुत्तरदायित्व, अहस्तांतरण, अहस्तांतरणीय होगा, अस्थायित्व। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, अस्थायित्व। देखिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली प्रमुख विशेषता क्या होती है? अस्थायित्व का गुण होता है, ठीक है। और यहाँ कार्यपालिका व विधायिका का क्या होता है? निश्चित कार्यकाल होता है, ठीक है। आपने देखा होगा अमेरिका के राष्ट्रपति एक बार बन गया तो फिर जल्दी हटने का कोई वो नहीं है जब तक ये पूरा कार्यकाल नहीं हो जाता है। लेकिन उसमें भी है नियम
कि महाभियोग आदि से हटाया जा सकता है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की सर्वप्रमुख उदाहरण है, जहां राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 4 वर्ष का होता है। ठीक है, और प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल क्या होता है? 2 वर्ष होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का दोष है? विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय का अभाव, शासन में स्थिरता, निर्णय में शीघ्रता, विधायिका दलीय अनुशासन से कम प्रभावित रहती है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय का अभाव किसका दोष है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था किस सिद्धांत पर संचालित होती है? शक्ति विभाजन, शक्ति पृथक्करण, शक्ति सम्मेलन, शक्ति संतुलन। 17 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा, शक्ति पृथक्करण। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जैसा कि जानते हैं कठोर होता है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर संचालित होती है, और अमेरिकी अध्यक्षात्मक व्यवस्था है इसका उदाहरण। और इस व्यवस्था में शासन के तीनों अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के कार्य क्या होते हैं? पृथक पृथक होते हैं। ठीक है, अलग अलग होते हैं, और समस्त कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ठीक है, तथा वह राज्य शासन दोनों का प्रधान होता है। ठीक है, चलिए 18 क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं, तो कहाँ निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो अभी हमने इस पे और क्वेश्चनों पर डिस्कस कर लिया था, तो चलते हैं आगे। 19 क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्तिशाली होती है क्योंकि विधायिका कमजोर होती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसका कार्यकाल स्थिर होता है। महाभियोग की प्रणाली बहुत पेचीदा है। राइट ऑप्शन सी है, इसका कार्यकाल स्थिर होता है। ठीक है, तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था शक्तियों का पृथक्करण के सिद्धांत पर जैसा कि आधारित है। परोपकारकारी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राज्य का वास्तविक अध्यक्ष होता है कौन? राष्ट्रपति होता है। यहाँ लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए उसे चुना जाता है। ठीक है, और विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, किंतु महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, और ऐसी व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका राजाध्यक्ष तथा उसके मंत्री सहित संवैधानिक रूप से अपने तथा अपने मंत्रियों के कार्यकाल के संदर्भ विधायिका के स्वतंत्र होते हैं और अपनी राजनीतिक नीतियों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, तो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन वो चीजें थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मुख्य दोष क्या है? विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय का अभाव, राष्ट्रपति के तानाशाह बन जाने की आशंका, मंत्रिमंडल के सदस्यों का जनता द्वारा निर्वाचित न होना, युद्ध और संकट काल में अनुपयुक्त होना। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें कार्यपालिका और विधायिका के प्रति जो है बीच समन्वय का अभाव होता है। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र, ठीक है, यद्यपि वो ऐसे अवरोध व संतुलन पर होता है, पर जिसके होता है और जिसके कारण विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय का अभाव होता है। ठीक है, तो आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर करिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।